हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम एक बड़ी ही स्पेशल चीज शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 9th का चैप्टर कौन सा आ गया आपके पास? चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो बच्चे बहुत कह रहे हैं सर इस बार एनसीईआरटी बहुत मुश्किल बना दी है, एग्जाम भी बड़ा टफ लग रहा है, क्वेश्चन भी बहुत टफ लग रहे हैं, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, कैसे करें? सब कह रहे हैं, टीचर भी कह रहे हैं कि 11th डाल दिया है, 12th डाल दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा 9th क्लास में वो लेवल कर दिया, किसी का 11th में था या किसी का 12th में था। तो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है कि हम अभी से उस लेवल की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या पता आसान है कि मुश्किल है? तुमने पहले लेवल 9th की एनसीईआरटी पढ़ी है क्या? किसी ने नहीं पढ़ी। तो बेटा लोगों की बातों में ना हो, बहकावे में मत आओ। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सको। रही बात करवाने की, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है इस चैप्टर की, पहले उसको अच्छे से पढ़ लो। एक भी चीज, एक भी सवाल ना हो तो मेरी गारंटी है, पर फिर भी सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। लेक्चर वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए हैं, ताकि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके भटकना ना पड़े। तो बी पेशेंट, कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, एनसीईआरटी सामने रखें, क्वेश्चन को देखें क्या क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो भी हम आपको यहां पे बता रहे होंगे। तो चाहे आपका यूटी हो, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो, सवाल इस बार एनसीईआरटी से ही बन रहा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने वाकई में कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे डाल रखे हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो एप्लीकेशन कैसे हो रहा है या आपके आसपास चीजें कैसी हो रही हैं, वहां पर हर चीज काम आ रही है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, इस बार एनसीईआरटी ने एक बहुत और चीज की है क्या, कि आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज नाम नहीं दिया, वहां क्या लिखा हुआ है? रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। आपको चीजों को रिवाइज करना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आपके आसपास कैसा कैसा है उसको देखना है, फिर उसको आपने क्या करना है बेटा? रिफाइन करना है, उसको और बेटर कैसे बना सकते। तो आपके दिमाग को और ज्यादा खोला जा रहा है, विच इज ए वेरी वेरी गुड थिंग। चलिए सवाल नंबर 1 क्या है सर? सवाल नंबर 1 जल्दी बताओ। Which of the following mixtures are correctly classified as homogeneous and heterogeneous? Choose the correct option। आपने बताना है किस किस को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सब सही सही लगाया गया है। होमोजीनियस क्या होता है याद को जल्दी बोलो। जिसने अगर एक बार भी कोई वीडियो नहीं देखा है, सीधा एक्सरसाइज पे आ गए, तो बेटा यहां प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, एक बार सारी वीडियोस को देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तब हो सकता है कि आपको इस वीडियो की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि तुम सारे क्वेश्चन खुद से लगा लोगे। चलो फटाफट से होमोजीनियस जल्दी बोलो बेटा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रो कौन सा इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। अब हमने देखना है कौन कौन से सही तरीके से लगाए गए हैं। चलिए पहले ऑप्शन के अंदर क्या क्या है? पहले ऑप्शन में है सर एक तो एयर। एयर होमोजीनियस होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, एयर क्या होता है? होमोजीनियस। अब यहां बच्चा फंसता है, एक होता है ऑप्शन में एयर, एक होता है डस्ट इन एयर। जब एयर की बात करोगे तो एयर में तो क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। तो एयर दुनिया में कहीं भी हमेशा क्या होती है? होमोजीनियस होती है। लेकिन एयर में अगर और पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, धूल, एनीथिंग, तब वो क्या बन जाती है? हेट्रोजीनियस। चलिए मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस। बहुत बच्चे इसको होमोजीनियस समझते हैं। हेट्रो क्यों? क्योंकि मिल्क क्या होता है याद करो? कोलोइड है सर। क्या है बेटा? कोलोइड। करवाया था, याद करो। नेक्स्ट आ गया शुगर सॉल्यूशन। पानी में चीनी घोल दी, दिखती नहीं है, अच्छे से घुल जाती है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम, मतलब क्या है? होमोजीनियस। स्मोक, स्मोक क्या है? हेट्रोजीनियस। स्मोक क्या है? हेट्रोजीनियस। तो इसने क्या मान रखा है? होमोजीनियस। गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो गया? ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 2 ब्रास। ब्रास क्या जल्दी बताओ? मैंने क्या कहता? ब्रास क्या है? एलॉय। किस किस का बेटा जल्दी बोलो? एलॉय है किसका? कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर प्लस जिंक का एलॉय क्या होते हैं? याद करो, सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स के सॉल्यूशन। सॉलिड को पिघला दिया, आपस में मिक्स कर दिया, फिर जमा दिया, वापस क्या बन गया? कि नया मेटल जैसा कोई चीज, जो कि असल में क्या है? दो चीजों का मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस नहीं होता। नेक्स्ट फोग। फोग क्या होती है? हेट्रोजीनियस। फोग क्या होती है बेटा? फोग समझते हो ना, जो आपकी धुंध जैसी आ जाती है। नेक्स्ट आ गया विनेगर। सिरका का सॉल्यूशन क्या होता है? विनेगर हमेशा होमोजीनियस। पानी में आप क्या डालते हो? क्वेश्चन है अंदर, किताब के अंदर ध्यान देना, एक विनेगर क्वेश्चन, ध्यान देना उसके ऊपर। क्लियर? विनेगर क्या बेटा? होमोजीनियस। मडी वाटर क्या होता है? सबको पता है, हेट्रोजीनियस है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट आ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। याद करो, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा था आपने इसको। क्या होता है? होमोजीनियस सही है। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस सही है। मिल्क, अरे दोबारा आ गया, मिल्क क्या होता है?
मिल्क क्या होता है? कोलोइड, मतलब मिल्क क्या होता है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, तो ये गलत हो गया। ब्रॉन्ज क्या है? होमोजीनियस। ब्रॉन्ज क्या होता है याद करो, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी क्या है? एलॉय। ब्रॉन्ज भी क्या है बच्चे? एलॉय। किस किस का? सर कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट ऑप्शन 4, मडी वाटर हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही। मिल्क हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही। ब्लड हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही। ब्लड क्या होता है? होमो मत मान ले, ब्लड क्या होता है? ब्लड भी कोलोइड है। ब्लड भी क्या है बच्चे? कोलोइड, याद है ना। ब्रास क्या है? होमोजीनियस। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो गया। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने हैं, और इसने इस बार ऑप्शन जो दिए हैं वो आपके आसपास की चीजें ही हैं सारी की सारी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से, क्या गिवन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन and explain the reason for correct and incorrect option. Which among the following mixture show Tyndall effect? अच्छा याद करो, Tyndall effect क्या था? Tyndall effect क्या था? जल्दी बोलो। Tyndall effect, सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या था बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से? पार्टिकल्स की वजह से। कौन शो करता है? जल्दी बोलो। सॉल्यूशन शो नहीं करते। कोलोइड शो करते हैं नहीं करते? करते हैं सर। सस्पेंशन वो भी शो करते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन शो नहीं करेंगे, कोलोइड भी शो करेंगे और सस्पेंशन भी शो करेंगे। चेक कर लो फटाफट से। पहला बंदा कौन है? एयर एंड डस्ट पार्टिकल। एयर एंड डस्ट पार्टिकल, बोलो होमो है कि हेट्रो है? होमो है कि हेट्रो है? बेटा हेट्रो है। एयर होता तो क्या होता? एयर होता तो क्या होता बच्चे? होमो होता। अभी क्या है? हेट्रो। लो भाई, हेट्रोजीनियस। स्पेशली बात करूं तो क्या है ये? कोलोइड है कि सस्पेंशन है? ये बताओ। कोलोइड है कि सस्पेंशन? डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे। कभी कोलोइड भी होता है, कभी कभी सस्पेंशन भी होता है। हम क्या मानेंगे? जनरली क्या होता है बेटा? ये कोलोइड होता है। क्लियर? कॉपर सल्फेट वाटर कैसा है? होमोजीनियस। स्टार्च एंड वाटर कैसा है? ये भी कोलोइड होता है। ये भी क्या होता है बेटा? कोलोइड, मतलब हेट्रोजीनियस। एसीटोन एंड वाटर क्या होता है? होमोजीनियस। तो बताओ टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? जल्दी बोलो। एक तो सर करेगा ये वाला बंदा शो, और एक करेगा ये वाला। तो आंसर क्या हो गया? ए एंड सी। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड कर लोगे। तो आपको सिर्फ ये चेक करना कौन होमो कौन हेट्रो। हेट्रो वाले टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, होमो वाले नहीं करते। आओ भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे जल्दी बोलो। सवाल संख्या 3, ए मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। पढ़ चुके हैं, याद करो। Each possessing distinct property, सबकी अलग प्रॉपर्टी है। यूटिलाइज द वर्ड और फ्रेजेस प्रोवाइड इन द बॉक्स टू फिल द टेबल 5.2। अच्छा ये टेबल दे रखी है, याद रखना। जब हमने इसको पढ़ा था, एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 5.1 थी शायद, तब भी हमने क्या किया था? एक टेबल बनाया था। इसमें एक तरफ क्या सॉल्यूशन था, फिर कोलोइड था, और फिर क्या था आपके पास? सस्पेंशन, और सबकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग लिखा था। इसने वही कहा है कि नीचे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेंशन्ड हैं, उनको सही सही जगह पर लगा दो। सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में, कोलोइड की कोलोइड में, और सस्पेंशन की सस्पेंशन में। वही करना है फटाफट से। लो भाई ये टेबल बना दी हम। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान, सबका ध्यान। आओ आओ आओ। क्या है? सॉल्यूशन में अगर स्मॉल साइज पार्टिकल क्या लेस देन 1 नैनोमीटर तो क्या है? सॉल्यूशन। लेकिन अगर पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर तो क्या है? कोलोइड। और 1000 से ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। कौन सा ट्रांसपेरेंट है? सॉल्यूशन सर ट्रांसपेरेंट होते हैं जनरली। सॉल्यूशन जनरली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी कैसे होते हैं? होमोजीनियस। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, और कोलोइड भी क्या है? हेट्रोजीनियस। क्या सॉल्यूशन को पानी में नमक मिक्स कर दिया, उसको फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हो, कोलोइड को भी नहीं कर सकते हो। क्लियर? टिंडल इफेक्ट, लाइट को स्कैटर, सॉल्यूशन नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सस्पेंशन करते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे इसने बोला नहीं होगा। ये भी स्कैटर लाइट करते हैं, ये भी करते हैं लाइट को स्कैटर लाइट, याद रखना। क्लियर? सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। पानी में रेत डाल दो, पानी में चीनी डाल दो, पानी में नमक डाल दो, या दूध रख दो। दूध और पानी में नमक और पानी में रेत, तीनों में से कौन से का सब्सटेंसेस नीचे बैठ जाएंगे धीरे धीरे? ऐसी खाली छोड़ दो उसको। सर रेत के, क्या दूध के सब्सटेंस नीचे बैठेंगे? क्या प्रोटीन नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। क्या पानी में नमक घोल दे नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। सेटल डाउन कौन होता है? सिर्फ सस्पेंशन होते हैं। नेक्स्ट आ गया पार्टिकल रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बात होगी, डज नॉट सेटल डाउन। नेक्स्ट आ गया एग्जांपल, सॉल्ट सॉल्यूशन और ब्रास, ये क्या है आपके? ट्रू सॉल्यूशन। मड और सैंड इन वाटर क्या है? सस्पेंशन। मिल्क, स्मोक, बटर, ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके कोलोइड। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या आ गया? न्यूमेरिकल आ गया सर। क्या न्यूमेरिकल है? A cake recipe uses dry ingredients, namely 75 gram of sugar, okay, 420 gram of all-purpose flour, okay, and 5 gram of sodium hydrogen carbonate, ठीक है।
एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ओके, जब सारी चीजें ड्राई यूज हो रही हैं, इसका मतलब मैं मेथड कौन सा लगाऊंगा? परसेंटेज एम बाई एम। क्या लिखाऊंगा बेटा? परसेंटेज एम बाई एम। तो मुझे क्या क्या गिवन है? पहला पार्ट फटाफट से ध्यान दो, सवाल को सॉल्व कैसे करना। गिवन क्या बेटा? जल्दी बोलो। मास ऑफ शुगर कितना है सर? 75 का। चलिए नेक्स्ट क्या है? मास ऑफ किसका दिया है? फ्लोर यानी कि आटा कितना है बेटा? 420 ग्राम। ओके, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है बेटा? अरे बोलो भाई कितना है? 5 ग्राम। क्या निकालना है? परसेंटेज मास बाय मास। तरीका आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, पहली चीज ये सीखी थी हमने, परसेंटेज एम बाय एम। या तो क्या होता है? मास ऑफ, सर ऊपर वाला सोल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों के लिए निकाल दो। पहला किसके लिए निकालूंगा? परसेंटेज एम बाय एम। किसके लिए? पहले किसके लिए निकालो बेटा? शुगर के लिए। अच्छा, शुगर का मास कितना? शुगर का मास कितना सर? 75 ग्राम। कितना? 75। टोटल मास निकाल लूं? अच्छा, टोटल मास निकाल लो पहले। ये लो टोटल मास, वहीं साइड में निकाल लेते हैं। लो भाई, इन तीनों का जोड़, टोटल मास कितना हो गया? 75 प्लस 420 प्लस 5, 75 5 80, 80 और 420 कितना हो गया? 500 ग्राम। 75 बाय क्या लिख दो बेटा? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 15%। नेक्स्ट क्या आ गया? परसेंटेज एम बाय एम। इस बार किसके लिए निकाल लूं? फ्लावर के लिए। निकाल लोगे? अरे क्या कर रहे हैं? ऊपर कितना वजन फ्लावर का, डिवाइड बाय टोटल बाय मास मल्टीप्लाई बाय 100। अरे फ्लावर का वेट कितना? 420 बटे 500 गुना 100। लो भाई कितना आ गया? जल्दी बोलो। 2 0 2 0 कैंसल। 5 8 जार 40, 5 4 जार 5 4 जार 20, कितना हो गया? 84%। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ सही है। नेक्स्ट आ गया परसेंटेज एम बाय एम, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कितना? 5/500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया बेटा? 1%। चेक भी कर लेना, तीनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए बेटा? 100%। तो परसेंटेज मास बाय मास की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल होती। याद रखना, चूज खुद करना था। इसने कहा नहीं था कि आपने निकालना है, इसने क्या कहा? चूज एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो उस केस में जब मेरे पास सारे ही लोग ड्राई है तो वॉल्यूम तो लूंगा नहीं। मैं वॉल्यूम कब लेता हूं? जब मैं कोई चीज लिक्विड हो या गैस हो। सब सॉलिड है तब मैं क्या लूंगा बेटा? मास बाय मास। क्या ये बात मुझे क्लियर है? और मास बाय मास का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला? सबका जोड़ दिया, बात ही खत्म। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या है? पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्या है? ए ब्रास एलॉय कंटेन, क्या है बेटा इसके अंदर? 70% कॉपर बाय मास। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। ध्यान सुनना क्या बोला इसने। गिवन क्या है बेटा? ब्रास। ब्रास कितना है बेटा? 120 ग्राम। अब ब्रास में क्या क्या है सर? ब्रास में दो चीजें हैं। एक तो कौन है? कॉपर। कितना है? जल्दी बोलो, कॉपर कितना है सर? 70 ग्राम। एक कौन है? जिंक। कितना है? जल्दी बोलो। नहीं, जिंक 70 ग्राम नहीं है। जिंक कितना है? 70% है शायद। हाँ 70% कॉपर है। कॉपर कितना है? 70%। कौन सा? एम बाय एम। जिंक का मास हमने निकालना है। बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे देखो जरा, एकदम सिंपल कहानी। मुझे क्या पता लग गया? कॉपर का परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला बताना। परसेंटेज एम बाय एम बराबर क्या हो? जल्दी बोलो। अरे परसेंटेज एम बाय एम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट का मास कौन? सॉल्यूट कौन है? कॉपर। क्या होगा? सॉल्यूट। कॉपर क्या होगा? सॉल्यूट। जो ब्रास बन गया वो क्या है आपका? सॉल्यूशन। लो भाई कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है। लो भाई, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है? 120 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कितना आएगा सर? 70।
क्या सॉल्व नहीं कर सकते? इसको कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसल, कितना आ गया? मास ऑफ कॉपर कितना आ गया? 7 दूनी 14, 0 से 0 ये भी क्या हो गया? कैंसर, 84 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 84 ग्राम। पर ध्यान रखना सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, इसने क्या पूछा? मास ऑफ जिंक। क्या पूछा बेटा? मास ऑफ जिंक। हमने क्या निकाला? मास ऑफ कॉपर। अगर ब्रास का टोटल मास कितना है? 120, कॉपर का मास कितना है? 84। बताओ जिंक का कितना है? तो याद रखना मास ऑफ ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है? जिंक का मास प्लस कॉपर का मास। ब्रास का मास कितना? 120। जिंक का मास निकालना है, लो भाई, मास ऑफ जिंक प्लस कॉपर का मास कितना? 84। बताओ मास ऑफ जिंक कितना आ गया? यहां से मास ऑफ जिंक कितना आ गया? 120 माइनस 84 कितना हो गया? 20 और 16 36, कितना आ गया? 36 ग्राम। क्या ये बात मुझे क्लियर? एक तरीका और भी कर सकते थे, क्या कि यहां हमने 70% ले निकाल दिया। इससे अच्छा एक काम और करते हैं हम, क्या कि अगर 70% कॉपर है तो जिंक कितना है? सर ऑब्वियसली 30%। कितना है? तो मुझे इसका परसेंटेज m/m मिल गया। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा 30, यहां क्या करता? मास ऑफ जिंक, नीचे का था मास ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर किसमें आया था? डायरेक्टली आपका जिंक के मास में। एक स्टेप ये जो हमने एक्स्ट्रा किया, ये करने की जरूरत ना पड़ती। तो m/m के सवाल आपका एक और यहां पर आ चुका है। क्या बात मुझे क्लियर है? किसी को इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैकिंग सेज 1 लीटर। ओके, एक कुकिंग ऑयल है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर। ब्रैकेट में लिखा है 910 ग्राम। ये आप घर पे देख लेना, घर पे जो कुकिंग ऑयल यूज होता है उसका पैकेट को ध्यान से देखना, तो पता लगेगा कि उसके पीछे एक तो वॉल्यूम गिवन होता है, यानी कि कितने लीटर है, साथ में उसके ब्रैकेट में उसका मास भी लिखता है, कितने ग्राम है कोई चीज। तो ग्राम और लीटर क्या हो गया? अलग अलग। लेकिन पानी के लिए ग्राम और लीटर बिल्कुल सेम होते हैं। 1 ग्राम पानी मतलब 1 ml पानी, 1000 ग्राम पानी मतलब 1 लीटर पानी। तो याद रखना वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा? 1 ग्राम पर ml। 1 ml में 1 ग्राम पानी होता है, ये हमने निकाल रखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड होता है, इसके रिस्पेक्टिव बाकी चीजें निकालते हैं। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, will it form a separate layer? If so, which substance will be on top? How will you separate these two layers? Also draw the diagram of apparatus used. अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको पता होगा हमने एक सेपरेटिंग मेथड किया, इसका नाम क्या था बेटा? सेपरेटिंग फनल। क्या था बेटा? सेपरेटिंग फनल। उसमें ये क्या था? अगर दो ऐसे लिक्विड मिक्स हो जाएं जो आपस में मिलते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं, तो उस केस में क्या यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल। सबको पता है तेल पानी मिलाओगे तो कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्या बना लेंगे? लेयर। लेकिन लेयर में ऊपर कौन रहेगा? ऊपर रहेगा हमेशा ऑयल। कौन रहेगा? ऑयल। तो मैंने क्या बोला? यस, कुकिंग ऑयल एंड वाटर विल फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स बिकॉज दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लोग जो आपस में मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट, सिंस कुकिंग ऑयल हैज अ लोअर डेंसिटी देन वाटर। कुकिंग ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम, क्योंकि कुकिंग ऑयल क्या है? 910 ग्राम 1 लीटर में। पानी क्या होता है? 1000 ग्राम 1 लीटर में। तो ज्यादा भारी कौन हुआ? ज्यादा डेंस कौन हुआ? पानी। तो जो ज्यादा डेंस वो उतना नीचे, जो कम डेंस वो उतना ऊपर। क्लियर? तो ऊपर कौन रहेगा? ऑयल। नीचे कौन रहेगा? वाटर। क्लियर? तो इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस व्हाइल वाटर बीइंग डेंसर सेटल एट बॉटम। इन दोनों लेयर को सेपरेट करने का तरीका क्या है? हम क्या यूज करते हैं बच्चे? सेपरेटिंग फनल। क्या यूज करते हैं बेटा? सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में क्या होता है हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं, जो बातें लिखी है थ्योरी उसको आप पढ़ लेना। देखो ये सेटअप है सेपरेटिंग फनल का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस तरह से एक बॉटल सी है, इसमें पे क्या किया? ऑयल भी डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, दोनों को अच्छे से शेक किया, बहुत अच्छे से मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, फिर एकदम इसको सेटल कर दिया, रख दिया। जब इसको रखोगे तो धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर रहेगा। जब बिल्कुल सेपरेट हो जाए, हमें लेयर दिखने लगे, हम क्या करेंगे? यहाँ पे टैप होती है, उसको हम खोल देंगे। क्लियर? स्टॉप को किसको बोलते हैं? खोलेंगे तो नीचे बताओ पानी आएगा कि ऑयल आएगा? सर कैसी बात करो, साफ साफ दिख रहा है पानी आएगा। पानी नीचे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जब पानी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला तब इसको बंद कर दूंगा, इस बीकर को हटा लूंगा, मेरे पास पानी वाला बीकर अलग हो गया। थोड़ा स्टॉप को खोलूंगा और जो थोड़ा बहुत इसका मिक्सचर सा निकलेगा उसको कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। फिर जो बचा हुआ ऑयल है उसको ऊपर से मैं अलग कर लूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल मेथड। कब काम आता है? जब दो ऐसे लोग मिल जाएं जो इमिसिबल हो, आपस में मिक्स ना हो सकें और उनकी डेंसिटी में भी गैप हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है? असर्शन एंड रीजन। एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है असर्शन रीजन से। क्या क्वेश्चन है देखो जरा। सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। अरे सब अभी 3 बार तो क्वेश्चन कर लिया।
सॉल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो असर्शन तो क्या हो गया? ट्रू। असर्शन क्या हो गया बेटा? ट्रू। चलो आगे बढ़ो। पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। अरे नहीं भाई, याद करो, सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे, सस्पेंशन के पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, कोलॉइड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच के। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? गलत होगी। तो क्या बोला मैंने? असर्शन तो क्या है? ट्रू। रीजन क्या हो गया? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? मैंने क्या बोला? पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन आर लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या होता है बेटा? 1 नैनोमीटर से कम। अभी हम इसको करके आए हैं। तो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे आए, चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3? ओके, मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन व्हाई। इसने कुछ मिक्सचर दिए हैं और पूछा है हमसे कि किस मेथड से सेपरेट करोगे। इसके लिए आपको सेपरेशन की सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। लास्ट के 2 लेक्चर हमने सिर्फ सेपरेशन टेक्निक्स पे बनाए हैं। पहला क्या है? मड फ्रॉम मडी वाटर, पानी से रेत हटानी है। छाननी लो, छान दो, रेत अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? फिल्ट्रेशन। क्यों यूज किया? क्योंकि मड के जो पार्टिकल है तो इनसॉल्युबल है, और दूसरा लार्जर देन द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं उससे क्या है? बड़े, तो वो रुक जाएंगे और पानी उसमें से पास होकर नीचे चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? आगे आओ। प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यही सेम एग्जांपल हमने पढ़ा था जब हमने क्या किया था? सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? याद करो कि जब भी आपके पास कोलॉइड आ गया, क्या आ गया? कोलॉइड। ऐसा कोलॉइड जिसमें डेंसिटी अलग अलग है पार्टिकल्स की। ऑब्वियसली इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होती है? अलग होती है। सॉल्वेंट की अलग होती है, सॉल्यूट की अलग होती है। इसको हम डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज कहते हैं। जैसे उसको तेज घुमाओगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो पीछे जाके बैठ जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर अलग हो जाएंगे। तो जब भी ब्लड को सेपरेट करना है क्या यूज करोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। तुम्हें याद होना चाहिए, नींद में पूछूं तब भी आंसर आना चाहिए इस तरह के सवालों का। क्लियर? क्यों? क्योंकि ब्लड कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ऑन स्पिनिंग हैवियर ब्लड सेल सेटल एट द बॉटम व्हाइल प्लाज्मा रिमेन्स ऑन टॉप। बहुत सिंपल। नेक्स्ट आ गया नैप्थलीन एंड सैंड। ये भी हमने एग्जांपल पढ़ा था। कब पढ़ा? जब हमने क्या किया था? सब्लिमेशन। नैप्थलीन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, लेकिन सैंड तो नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे? एक आपके पास चाइना डिश लेंगे, उसके ऊपर एक फनल लगाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जो डायरेक्टली गर्म करने से क्या हो जाए? सॉलिड से गैस बन जाए, वो तो उड़ जाएगा, दूसरा नीचे रह जाएगा। तो कौन सा मेथड यूज किया हमने बेटा? सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि नैप्थलीन क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बना लेते हैं, लेकिन आपके पास सैंड अलग से रह जाएगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? अच्छा, इसकी और पार्ट है, ये देख लो। नेक्स्ट आ गया चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट कैसे करोगे? दोनों को पानी मिक्स कर दो। क्या कर दो? डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है जी। जब पानी मिक्स करो तो नमक तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन क्या चॉक पानी में घुलता है? नहीं सर। तो क्या करेंगे उसके बाद? फिल्ट्रेशन। क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन। छान लोगे। छानने से क्या होगा? चॉक छन्नी के ऊपर रह गया, नमक वाला पानी नीचे बह गया। उसका करोगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा? पानी उड़ जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी, कर लोगे। नेक्स्ट आ गया कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अगेन अभी तो किया इवेपोरेशन। क्या करोगे? इवेपोरेशन। या फिर क्या करते हो? क्रिस्टलाइजेशन। याद है क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया था आपने? आप किसी चीज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, उसको बहुत सारा गर्म करते हो, फिर उसको फिल्टर पर छानते हो, फिर उसको ठंडा करते हो, जिससे क्या होता है? उसे क्रिस्टल लग से बाहर आ जाते हैं। वो क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आ गया? ऑयल फ्रॉम वाटर। अभी किया क्या है? सेपरेटिंग फनल। पिगमेंट्स ऑफ अ फ्लावर। हाँ, जब भी हमें फूलों के पिगमेंट लेने हो, हमने ये एग्जांपल भी किया था, या इंक के पिगमेंट कंपोनेंट अलग करने, तब क्या यूज करते हैं बेटा? पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या करते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि हर पिगमेंट की सॉल्वेंट के साथ भागने की स्पीड क्या होती है? अलग अलग, तो वो अलग अलग होके में दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बच्चे? 8। 2 मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। दो ऐसे लोग जो आपस में मिक्स होते हैं, ए और बी इनके नाम है। ओके। आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री। ओके। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 90 डिग्री। जैसी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आ गई, तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ चलना चाहिए, ध्यान दो। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम। ऐसा मेथड जो उनको सेपरेट कर दे। ऑल्सो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम फॉर द मेथड। क्या कहा था? जब भी ऐसे दो लोग आ जाए जो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, जिनके बारे में पता ना लग सके, तब अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो मैं क्या यूज करता हूं? क्या यूज करता हूं? जल्दी बोलो। डिस्टिलेशन। क्या यूज करता हूं? डिस्टिलेशन। कैसे यूज करते हैं याद को डिस्टिलेशन? सर डिस्टिलेशन थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा भूल गए। डिस्टिलेशन कैसे यूज करते हैं? जब भी हमने क्या किया, दो चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने में बॉइल किया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो तो पहले उड़ेगा, मेन टेम्परेचर वहीं रख दिया,
उड़ा 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 उड़ा, मैंने ट्यूब में से पास किया, वो ट्यूब कैसी होती है? ठंडी होती है। कैसे होती है? ठंडी। तो जो वेपर बने वापस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड के अंदर। तो जब वो सारा सारा पास हो जाता है, फिर जो बचा हुआ रह जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो अलग हो जाता है, कम वाला उड़ के अलग निकल जाता है। सिंपल सी बात है। चलो, तो क्या बोला? सिंस लिक्विड ए एंड बी आर मिसिबल एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 30 डिग्री, मिनिमम कितना चाहिए होता है डिस्टिलेशन के लिए? मिनिमम कितना चाहिए होता है बेटा? फॉर सिंपल डिस्टिलेशन कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम क्या है ये? डिफरेंस। मिनिमम क्या है ये? डिफरेंस। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। किसमें बेटा? बॉइलिंग पॉइंट में। यहां 30 डिग्री है तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, लिक्विड ए हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कितना? 60 डिग्री, वेपराइज फर्स्ट, वो पहले उड़ जाएगा। द वेपर पास थ्रू अ कंडेंसर, कंडेंसर में यानी कि ठंडी ट्यूब में से पास करेंगे, वेयर दे कूल एंड कंडेंस इनटू अ लिक्विड, वापस कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? लिक्विड में। फिर जो लिक्विड बी है वो पीछे का पीछे रह जाएगा, उसको हम अलग से निकाल लें। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका डायग्राम दिख रहा है सबको? क्या बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर ही हमने ऑलरेडी बनाया था जब नोट्स पढ़े थे। क्या किया था? यहां पे आग लगा दी, इसके अंदर क्या कर दिया? दोनों मिक्सर को डाल दिया। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 60 डिग्री, कितना पहुंचा? 60, मैंने क्या कर दिया? इसको वहीं आग को रोक दिया। मतलब टेम्परेचर कहां मेंटेन करना है? 60 के आसपास। धीरे 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 ए उड़ेगा, उड़े कहां जाएगा? इस ट्यूब में। ये ट्यूब क्या है? कंडेंसर। इसके चारों तरफ क्या जा रहा है? ठंडा पानी। क्या जा रहा है? ठंडा पानी। जिससे क्या होंगे? ये वेपर वापस से लिक्विड बनेंगे। लिक्विड बन के कहां जाएंगे? ए यहां पर आके इकट्ठे होने लगे। तो धीरे 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 सारा ए यहां पे आ जाएगा। टेम्परेचर कितना रखा है? 60 के आसपास। जो बचा हुआ कौन है यहां पे? बी। बी को अलग कर लिया, ए को अलग कर लिया। यही क्या होता है आपके पास? डिस्टिलेशन। अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम हो 25 से, तब मैं यहां पर एक फ्रैक्शन लगा देता हूं, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तब यहां पे ग्लास की कुछ कुछ रॉड्स लग जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, इन विच सिचुएशन यू वुड प्रेफर ईच ऑफ दीज ओवर अदर्स। ठीक, इवेपोरेशन होता क्या है? आपने कोई लिक्विड लिया, उसमें कोई चीज मिक्स है, आपने लिक्विड को गर्म किया, गर्म किया, एक चीज उड़ गई पूरी तरह से भाप बन के, दूसरी पीछे रह गई, वो क्या हो गया? इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? आप कोई लिक्विड लेंगे, उसमें कोई सॉलिड मिक्स करेंगे, कर दिया, उसको गर्म करेंगे और सॉलिड मिक्स करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो क्या हो जाए? सैचुरेटेड। फिर उसको फिल्टर पर छानेंगे, फिर उसको ठंडा करके रख देंगे। ठंडा होगा तो क्या होगा? क्रिस्टल्स बन जाएंगे उस सब्सटेंस जो आपने उसमें मिक्स किया था। तीसरा क्या पास? डिस्टिलेशन। अभी सिखाया। डिस्टिलेशन में क्या हुआ? जब दो ऐसे लिक्विड मिल जाए जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को पहले उड़ा दोगे, ज्यादा वाले को पड़ा रहेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? फटाफट इन सब में क्या है डिफरेंस बता दें। इवेपोरेशन कब यूज होता है? यूज टू ऑब्टेन द डिसॉल्व्ड सॉलिड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। ऑब्वियसली पानी में नमक मिल गया, पानी उड़ा दिया, नमक बच गया, अलग हो गया। यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स। क्या बनता है इसमें? क्रिस्टल बनते हैं। हमने कॉपर सल्फेटेड क्रिस्टल इसके बहुत सुंदर बनाए थे। यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन और टू मिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो? कम से कम बेटा सिंपल डिस्टिलेशन के लिए कितना चाहिए होता है? सिंपल के लिए कितना चाहिए होता है बेटा? जल्दी बोलो सर। 25 डिग्री। एक नंबर का सवाल ये भी आएगा, ध्यान रखना। द सॉल्वेंट इज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस। जब इवेपोरेशन किया तो पानी तो उड़ गया, वो तो हमें वापस मिला नहीं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? थोड़ा बहुत सॉल्वेंट उड़ जाता है। कब? जब हम उसको गर्म करते हैं, अदरवाइज उड़ता नहीं है। और डिस्टिलेशन में तो सॉल्वेंट पूरा का पूरा अलग से मिल जाता है, एक अलग डब्बे में और एक अलग डब्बे में। नेक्स्ट आ गया मे नॉट गिव वेरी प्योर सॉलिड, क्योंकि छाना वाना तो है नहीं, छाना नहीं तो प्योर सॉलिड नहीं आएंगे। यहां पे क्या आते हैं? प्योर वेल शेप्ड क्रिस्टल्स। क्यों? क्योंकि छान भी लिया तो गंदगी भी निकल गई, और शेप कैसी बनती है? बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल बनते हैं अगर आपने स्लो कूलिंग किया है तो। प्रोड्यूस प्योर लिक्विड एंड कैन ऑल्सो रिकवर द सॉल्वेंट। इसमें दोनों चीजें अलग से रिकवर हो जाती हैं, एक उस डब्बे में और एक इधर वाले डब्बे के अंदर। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, प्यूरिफाइंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाए थे हमने, याद करो। नेक्स्ट आ गया सेपरेटिंग एसीटोन फ्रॉम वाटर। एसीटोन और पानी अलग हो जाते हैं, याद करो। एनसीईआरटी के अंदर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए आपको। क्लियर? एसीटोन और पानी अलग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें कुछ इसमें एक और सवाल भी है क्या? वुड यू प्रेफर इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दीज ओवर अदर्स। किस सिचुएशन में किसको प्रेफर करोगे ये भी बता दें। आओ जरा, पहला क्या है? इवेपोरेशन कब प्रेफर होगा? जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकवर द डिसॉल्व्ड सॉलिड। सिर्फ सॉलिड चाहिए हमें, और सॉल्वेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सॉल्वेंट को उड़ा दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन कब प्रेफर होगा? जब मुझे क्या चाहिए? प्योर क्रिस्टल। क्या चाहिए बेटा? प्योर क्रिस्टल। क्लियर?
स्पेशली इफ सब्सटेंस डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग और कंटेन इंप्योरिटीज। जब उसमें इंप्योरिटीज हो तो उसको अलग से निकाल दो, या जब बहुत हीट करने में चीजें खराब होने लगे तब भी हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आ गया, डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जल्दी बताओ। व्हेन लिक्विड इज नीडेड टू बी रिकवर्ड, जब हमें दोनों चीजें रिकवर करनी है तब क्या यूज करेंगे हम, डिस्टिलेशन। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। बहुत बढ़िया। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइड। ब्लड क्या है, कोलोइड। मैंने आपको बता दिया था। What would happen if blood behaved like a true suspension inside the body? अच्छा, अगर तुम्हारा खून सस्पेंशन की तरह काम करने लगे तब क्या होगा, अच्छा बताते हैं। इन ए ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ये तो बहुत सिंपल है, पहले ये सीख लो। डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं, ब्लड सेल। क्या होते हैं बेटा, ब्लड सेल। कौन कौन से, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, या फिर प्लेटलेट्स। ये तो क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज होता क्या याद करो, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है आपका, प्लाज्मा। कभी देखना किसी लेबोरेटरी में जाके अगर सेंट्रीफ्यूज कर दिया ब्लड को तो उसका थोड़ा सा रेड रेड वाला पार्ट नीचे लग हो जाता है, पूरे येलो सा प्लाज्मा लग रह जाता है, वो लिक्विड लिक्विड सा। क्लियर? तो वो क्या होता है, प्लाज्मा। नीचे वाला क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। अब सवाल क्या है, अगर खून होता तुम्हारा सस्पेंशन, क्या होता तब क्या होता? सस्पेंशन क्या होता है सर, ऐसे लोग जहां पर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है और वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, वो समय के साथ सेटल हो जाते हैं। सोचो खून दौड़ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अगर मान लो तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ गई, खून में से जो भी व्हाइट ब्लड सेल थे, रेड ब्लड सेल थे, प्लेटलेट्स थे, वो सारे सेटल डाउन हो गए और सिर्फ प्लाज्मा दौड़ रहा है, क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? तुम्हारी बॉडी तो शट हो जाएगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स कैसे करोगे, अपनी बॉडी को पूरा घुमा फिरा के ऊपर नीचे शेक शेक शेक। जैसे मिट्टी को पानी में कैसे मिक्स करते हो, ऐसे शेक करते हो ना। क्या खून में तुम्हें प्लेटलेट्स को मिक्स करने के लिए ऐसे 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 शेक करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। अगर सोचो करना पड़ता तो क्या होता, अगर सस्पेंशन होता तो करना पड़ता, अदरवाइज मर जाते। क्लियर? तो याद रखना क्या, अगर 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 इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक ए ट्रू सस्पेंशन, इट्स पार्टिकल वुड सेटल डाउन। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब जब मैं ऐसे बैठ गया शांति से, मैं अपने ब्लड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तो ब्लड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स अलग, डिस्पर्स्ड फेज अलग, डिस्पर्जन मीडियम अलग। कब, अगर ये क्या होता, सस्पेंशन। लेकिन सस्पेंशन नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तभी बचे हुए। दिस वुड कॉज ब्लड सेल्स टू एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल नीचे बैठ जाते, प्रिवेंटिंग द यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता, ना न्यूट्रिएंट्स हो पाते और ना ही हॉर्मोन्स हो पाते। एज अ रिजल्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन वुड बी सीवियरली अफेक्टेड, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बॉडी टू सर्वाइव। भाई सर्वाइव होती ही ना। क्लियर है? किसी को दिक्कत? इसीलिए बढ़िया है कि ब्लड क्या है, कोलोइड है। यहीं पे मुझे बताना चीज, मैंने कहा था कि ब्लड कोलोइड है, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग होता है लेकिन अपने आप अलग नहीं होता। ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से, उस चीज को क्या कहते हैं जिसकी वजह से डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग नहीं होते, उसका नाम क्या होता है? मुझे आपके कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नेप्थलीन। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तुम कह रहे हो तो लिख देते हैं। क्या क्या है, जल्दी बोलो। सैंड है, ओके, सॉल्ट है, ओके, नेप्थलीन है, ओके, 3 चीजें मिक्स है। फिगर 5.25b, अच्छा ये 5.25b है, डिपिक्ट्स वेरियस स्टेप्स यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। इसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग स्टेप बता रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, आपको बताना है कि सही सीक्वेंस में है कि नहीं और सही सीक्वेंस क्या होगा। पहले देखो कि 3 चीजें मिक्स हैं, एक सैंड है, एक सॉल्ट है और एक नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होती है याद करो, सब्लिमेशन शो करती है, लेकिन सॉल्ट सब्लिमेशन शो नहीं करता, सैंड भी नहीं करता। तो मतलब मैं सब्लिमेशन करूं तो नेप्थलीन को क्या कर दूं, अलग। सैंड और सॉल्ट में एक बंदा पानी में घुलता है, कौन, सॉल्ट। सैंड पानी में घुलती नहीं है। चलो ये बात ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या हो रही है यहां पे, इसके हिसाब से पहला जो स्टेप है वो क्या है, सब्लिमेशन। ओके, दूसरा क्या है, इवेपोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहां पे इवेपोरेशन हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। पूछता है सबसे पहले क्या करूं, उसके बाद क्या करूं और नंबर 3 पे क्या करूं।
तो बेटा सबसे पहले तो जो सब्लिमेशन क्रस्ट है उसको अलग कर दो। तो स्टेप 1 क्या होगा मेरा? स्टेप 1 क्या होगा बेटा? सब्लिमेशन। क्या होगा बेटा? सब्लिमेशन। उसके बाद अब नेफ्थलीन जा चुकी है, बचा कौन? रेत बची और नमक बचा। उन दोनों को मिक्स करके पानी में डाल दिया। किसमें डाल दिया बेटा? पानी में। और उसको छान लिया। अब क्या हो गया सर? रेत अलग होगी, नमक वाला पानी अलग हो गया। मतलब मैंने क्या कर दिया? डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। स्टेप नंबर 2 पे क्या किया मैंने बेटा? फिल्ट्रेशन। अब क्या बच गया? अब क्या बच गया? पानी में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? नमक। क्या कर दूं? गर्म कर दूं, पानी उड़ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? नमक। मतलब क्या कर दिया मैंने? इवेपोरेशन। ये इसका सही सीक्वेंस तुम्हारे सामने आ गया है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। मेरे को इस बार के सवाल बहुत बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि सारे के सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक आपको यूज कहां होता है। और यही सबसे अच्छी बात है कि आपको जो नॉलेज मिल रही है, जो बुक से नॉलेज मिल रही है, वो आपके आसपास की लाइफ में काम आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? Why is distillation an effective method for separating a mixture of water and acetone? मैंने कहा था ना, एनसीईआरटी में वाटर एसीटोन का एग्जांपल दिया है और ये भी बताया कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो कहीं होगा एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, कितना? 56 डिग्री। एसीटोन कितना बेटा? लो लिख लेता हूं मैं। एसीटोन का कितना है? 56 डिग्री। पानी का कितना होता है? सबको पता ही है कितना होता है? 100 डिग्री। क्या दोनों का डिफरेंस 44 आ गया ना? 44 डिग्री सेल्सियस। 25 से ज्यादा है कि नहीं है? अगर 25 ज्यादा है तो मैं इसको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकता हूं। करूंगा कैसे? दोनों मिक्स कर दिया, दोनों एकदम मिक्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा पानी किधर एसीटोन किधर, एकदम बढ़िया मिक्स होके। आपने उसको डब्बे में डालना है, डब्बे को गर्म करना है, गर्म करने से क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? 56 आएगा पहले के 100 आएगा? सर 56 आएगा। 56 आएगा तो उसके आसपास को आप हीटिंग को स्टॉप कर देंगे, उतनी हीटिंग रखेंगे। एसीटोन क्या होगा? इवेपोरेट। होकर कहां जाएगा? कंडेंसर में। कंडेंसर से कहां जाएगा? ठंडा होके दूसरे डब्बे में। तो धीरे धीरे सारा एसीटोन बाहर, पीछे क्या बच गया? सारा पानी बच गया। यही टेक्निक हम 2-3 बार इसी वीडियो में कर चुके हैं। क्लियर? फटाफट से देख लेते क्या लिखा हमने। Distillation is an effective method for separating mixture of water and acetone because these two liquids have different boiling point. Acetone का 56, पानी का 100. On heating the mixture, acetone having lower boiling point vaporize first. सबको पता इसका boiling point कम, वो जल्दी क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा। The vapor pass through है, किससे पास हो रहे हैं? कंडेंसर से। Where they get cool and condense back into liquid acetone which is collected separately. उसको अलग डब्बे में कलेक्ट कर लेंगे। वाटर पीछे रह जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम अलग से निकाल लेंगे और दोनों लिक्विड क्या हो गए? अलग अलग। क्लियर? ध्यान रखना जनरली सिंपल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस चाहिए हमें किसका? बॉइलिंग पॉइंट्स का, वो कम से कम 25 डिग्री का चाहिए, अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चे? क्वेश्चन संख्या 13। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन इन टेबल 5.4। ओके। सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये इसमें 4 सॉल्ट दिए, कौन कौन से? पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। घबराना नहीं है, बड़ा सवाल देके, सवाल आसान ही होगा। अगर बड़ा सवाल है तो और आसान होगा। सिर्फ डेटा से खेल रहा है, तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। आओ जरा, क्या बोला? 10 डिग्री पे इसका 21 ग्राम घुल रहा है 100 ग्राम पानी में। 20 डिग्री पे इसका 32 ग्राम घुल रहा है 100। ये दे रखा ना, इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, सबकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है और कुछ भी नहीं दिया। क्लियर? चारों की मिल गई हमें। 10 में मिल गई, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50, 60 पे और 80 पे। ठीक है, सवाल क्या है? व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या बोला? अगर तुमने 50 ग्राम क्या बनाना है? 50 ग्राम पानी में पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स करना है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना होगा? मैं देख लू 40 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है? सर 62 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान। अकॉर्डिंग टू डेटा, जो डेटा गिवन है, कितना बेटा? 400 ग्राम ऑफ वाटर, 400 ग्राम ऑफ वाटर कितने तापमान पे? एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड इज कितना है? 62 ग्राम। बताओ
100 ग्राम पानी को कितना चाहिए? ये 62 ग्राम। बताओ 50 ग्राम को कितना चाहिए होगा? बताओ 450 ग्राम कितना चाहिए होगा? 50 ग्राम वाटर को कितना चाहिए होगा? जल्दी बोलो। 100 कितना चाहिए? 62। ए को कितना चाहिए होगा? जल्दी बोलो। 62/100 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 2 3 6, 2 1 231 ग्राम। बहुत सिंपल सवाल। ध्यान सुनो बच्चे, इंटरप्रेट कैसे करोगे? देखो जरा क्या बोला उसने कि 40 डिग्री तापमान पे, कितने बेटा? 40 डिग्री तापमान पे पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है कितना? 62 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 62 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तुम बताओ 50 ग्राम में कितना घुलेगा? बहुत सिंपल है। 100 ग्राम में घुल रहा है 62, 1 ग्राम में घुलेगा 62/100। 50 ग्राम में कितना खुलेगा? 62/100 इंटू 50, 31 ग्राम। आपका आंसर आ जाए। कर लोगे? नेक्स्ट आ गया। ए स्टूडेंट makes a saturated solution of potassium chloride in water at 80 degrees Celsius and leaves the solution to cool at room temperature 25 डिग्री. What would be she observe as solution cools? अच्छा, एक बच्चे ने 80 डिग्री पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। ओके, इसकी बात चल रही है। 80 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया। 80 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लगा बेटा? 54 ग्राम। कितना लगा? 54। इसने कहा कि इसने इसको ठंडा होने रख दिया। धीरे 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 ठंडा होगा। ठंडा होगा, तापमान कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। क्या 25 पे भी 54 ग्राम यानी कि 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व रह पाएगा पानी में? नहीं सर। याद करो, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होती है। याद रह जाएगा। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज। अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है? 80 से 25 आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है। अच्छा, डिक्रीज कर रही है तो बताओ कितनी आएगी? 80 पे कितना था? 54। 25 पे लगभग लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35 37 के बीच में। मान लू 36। कितना आ गया? मान लिया मैंने 36। तो क्या होगा? उसका एक्स्ट्रा जो भी क्या होगा बेटा? पोटेशियम क्लोराइड, उसका क्या हो जाएगा बेटा? क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे। लो भाई, मैं क्या लिख दूं? अरे कहां लिखें? लो यहां लिखा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक्स्ट्रा पोटेशियम क्लोराइड विल गेट क्रिस्टलाइज। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज। लगभग कितने ग्राम? 54 माइनस 36 कितना हो बेटा? 40, 10, 14, 18 ग्राम। लगभग कितना बेटा? ऑलमोस्ट अराउंड 18 ग्राम। चलो थर्ड क्वेश्चन, what is the effect of change of temperature on solubility of salts? Also compare the changes in solubility of 4 given salts with increase in temperature from 10 डिग्री to 80 डिग्री। सबको दिख रहा है। 10 से 80 जब भी जा रहे हो, कैसी टेबल नहीं है अलग से? नहीं, 10 से 80 जब भी जा रहे हो क्या हो रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट 21 से कहां जा रहा है? 167। सोडियम क्लोराइड 36 से कहां गया? 37। पोटेशियम क्लोराइड 35 से कहां गया? 54। और अमोनियम क्लोराइड 24 से कहां गया? 66। इसलिए आपने डेटा को सिर्फ इंटरप्रेट करना और ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ रही है, साफ साफ दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन क्या सबकी बराबर बढ़ रही है? नहीं सर। सोडियम क्लोराइड 10 डिग्री पे 36 ग्राम घुल रहा था और 80 पे जाके 37 ही घुल रहा, सिर्फ 1 ग्राम बढ़ा। लेकिन वहीं 10 डिग्री पे पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम घुल गया और 80 डिग्री पे 167 ग्राम। तो हर सॉल्ट की इंटेंसिटी अलग अलग है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। कोई तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम, मतलब उतना नहीं घुल पा रहा है, और कोई बहुत ज्यादा घुल पा रहा है। लेकिन सबकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ तो रही है। किसी की ज्यादा बढ़ रही है और किसी की कम बढ़ रही है। इतनी सी बात है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? 3 students A, B and C are preparing sugar solution for an experiment. Okay. Student A dissolve 20 ग्राम ऑफ चीनी in 80 ग्राम ऑफ वाटर. Okay. Student B क्या कर रहा है? जल्दी बोलो। Student B डिजोल्व कर रहा है 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. ओके. स्टूडेंट सी डिजोल्व कर रहा है 30 ग्राम शुगर इन 8 ग्राम. ओके, कर दिया। सबने 3 सोल्यूशन बना दिए। सबने चीनी को पानी में घोलना था। किसी ने 20 गोली, किसी ने 30, किसी ने 100 में 20। नेक्स्ट आ गया कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अरे यार कुछ और निकलवा लो, हमेशा मास है मास परसेंटेज। कोई वॉल्यूम है वॉल्यूम का एक सवाल दे दो बढ़िया सा। 3 सवाल तो करवा दिए इसके। चलो निकाल दो सबका मास परसेंटेज। पहले किसका निकालोगे?
मास परसेंट का फॉर्मूला लिखो पहले तो। जब भी सवाल आए आपने बिना फॉर्मूला ये काम ही नहीं करना, चाहे टेस्ट हो, चाहे रफ नोटबुक, चाहे फेयर नोटबुक, चाहे पेपर, फॉर्मूला लिखोगे लिखोगे। गलती से कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो फॉर्मूला के नंबर तो हम लेके जाएंगे। तो परसेंटेज m बाय m क्या होता है, जल्दी बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो आना ही चाहिए, सबके लिए निकाल लूं। परसेंटेज m बाय m, पहले a के लिए निकाल रहा हूं। किसके लिए निकाल रहा हूं, a के लिए। कितना आएगा बताओ, मास सॉल्यूट कितना सर 20 ग्राम, चीनी कितनी है 20, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना सर 80 ग्राम। पागल हो गए हो क्या, 80 ग्राम लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे करेंगे, यही करेंगे। 20/80 गुना 100, बेटा सरासर गलत है, गलती मत करना। क्यों सर, दे तो रखा है 8 ग्राम वाटर। बेटा वाटर क्या है, सॉल्यूशन है कि सॉल्वेंट है। अच्छा सर सॉल्यूट तो कौन हो गया, शुगर, सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर। सॉल्यूशन कितना हुआ 80 ग्राम पानी, 20 ग्राम चीनी, टोटल कितना बन गया 100। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। सही आंसर क्या आएगा, 20/100 गुना 100 बराबर कितना आ गया बेटा, 20 कैंसल, 20%। बी का केस देखो जल्दी फटाफट से, सर देख लो बी का केस भी। परसेंटेज m बाय m कितना होगा जल्दी बताओ, 20 ग्राम चीनी घोली किसमें 100 ग्राम पानी में, टोटल कितना हो गया 120 गुना 100। लो भाई 2 0 1 0 घटेगी, 2 घटेंगे नहीं, 1 0 से 0 कैंसल, कितना बच गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 1 जा 6, लगभग 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितना आ गया यहाँ पे 16.6%। कितना आ गया 16.6%। थर्ड केस देखो किसका, सी का। लो भाई सी का परसेंटेज m बाय m, बोलो कितनी चीनी घोली सर 30 ग्राम, किसमें घोली सर 80 ग्राम पानी में, टोटल कितना हो गया 80 + 30 कितना हो गया 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसल, 11 2 जा 22 पॉइंट, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, कितना हो गया 27.2%। क्या तीनों m बाय m निकाल लो। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, Whose solution is most concentrated, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड किसका है, ये रहा। क्योंकि इसका परसेंटेज m बाय m ज्यादा आया है तो इसी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा। कौन जीत गया यहाँ पे, सी। क्या इतने कहानी में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हें सारे सवाल आ गए, मान के चलना तुम्हें पूरा चैप्टर आता है। आइडेंटिफाई क्या है, एग्जामिन फिगर 5.26, ये फिगर को देखना है। ये तो डिस्टिलेशन का सेटअप है, याद करो अभी कराया था। कौन सेटअप है ये, डिस्टिलेशन का, याद है कि नहीं है। आइडेंटिफाई द सेपरेटिंग टेक्निक मार्क्ड एज एस एल। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर तैयार था। किसका सेटअप है ये सर, डिस्टिलेशन का। किसका है, डिस्टिलेशन का। याद है कि नहीं है, बिल्कुल अभी तो करा। नेक्स्ट क्या आ गया, लेबल द ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। ऑपरेटर्स बताए बच्चों को, ऑपरेटर्स बताए। ए क्या है, इसे बोलते हैं आरबी या राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते हैं बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क, आरबी नाम से फेमस है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा, बी कौन है, याद करो बताया था, ऐसी पाइप जिसके चारों तरफ ठंडा पानी जा रहा है, मतलब क्या है वो, कंडेंसर। क्या है बेटा, कंडेंसर। सी क्या है, अरे सर कोनिकल फ्लास्क, बच्चों वाली बातें पूछते। क्या है, कोनिकल फ्लास्क। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर। दूसरा सवाल भी डन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक्स आइडेंटिफाई अबव। नीचे गिवन मिक्सचर में से कौन सा मिक्सचर आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, आपको वो बताना है। अच्छा याद करो, मैंने कहा डिस्टिलेशन कब काम करता है, बहुत बार बता दिया आज। ऐसे लोग मिक्स हो जाएं जो पूरी तरह से क्या हो, मिसिबल, मतलब अच्छे से मिक्स हो सके, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। फटाफट से एक टेबल बना दी है, वहीं पे हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। क्या, वाटर प्लस एसीटोन, यस। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, अच्छा खासा डिफरेंस है। वाटर प्लस सॉल्ट, यस। क्यों, एक सॉलिड है और एक क्या है, लिक्विड। पानी तो उबल के वेपराइज होकर अलग निकल जाएगा। क्या सॉल्ट कुछ भी होगा, नहीं होगा। एसीटोन प्लस एल्कोहल, सर ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको इसके बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए। चिंता मत करो, अगर पेपर में सवाल आया तो आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट देगा। पर जनरली हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में सवाल दिया है उतने बॉइलिंग पॉइंट तुम याद रखेंगे। पानी का कितना हो गया सर 100, एसीटोन कितना हो गया सर 56, दो याद हो गए। पानी कितना 100, एसीटोन कितना 56,
तो एसीटोन कितना 56। अल्कोहल का होता है लगभग 78-80 के आसपास, इथेनॉल की बात कर रहा है 80 डिग्री के आसपास हो गया। क्लियर? और कोई है क्या? हाँ, क्लोरोफॉर्म कितना 61 डिग्री, और किसका बेंजीन कितना 80 डिग्री। आपको ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़े बहुत याद रहने हैं, अदरवाइज पेपर में कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ना दे, आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा होगा। क्लियर? चलो, एसीटोन अल्कोहल पे नो आया, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है 56 और 78, 56 और 78 लगभग कितना? सर ये तो बहुत कम डिफरेंस हो गया, 22 डिग्री का डिफरेंस है, 22 का ये ना, हाँ 22 डिग्री, तो 25 से क्या हो गया कम, इसलिए हम इसको सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल तो कर सकते हैं। ये सेटअप इसका था सिंपल का। सैंड प्लस सॉल्ट नो, क्योंकि सॉलिड तो कभी इससे अलग हो ही नहीं सकते। अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म नो, क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है कम, 61 और 78, यानी कितना डिफरेंस आ गया 17 डिग्री का काम नहीं करेगा, फ्रैक्शनल से हो जाएगा। अल्कोहल बेंजीन अगेन नो, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है 80 और 78, सिर्फ 2 डिग्री का, ये फ्रैक्शनल से भी नहीं हो पाएगा बेचारा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल भी कम से कम मानते हैं कि 4-5 डिग्री का फर्क तो होना चाहिए। क्या बात मुझे क्लियर है? चलिए, यहां पर आकर के समाप्ति होती है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको यहां पर कहानियां समझ में आई हैं, आपने पूरा चैप्टर फॉलो अलाउंग किया है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व की है, तो मेरा मानना है कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपने नोट्स देखें, अच्छे से उन पर कॉन्फिडेंस रखें, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए, अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, इस तरह की कहानियां और देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को भेज दें, ताकि उनकी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।